Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, और वो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर है हमारा 73। ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और जो क्रैमर रूल है, यही जो दोनों चीज़ें हैं ये हम 3.4 के अंदर भी इनको कैरी करेंगे। तो यहाँ पे भी इसके रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, 3.4 में भी इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर हम 7 से स्टार्ट करेंगे और दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल को भी और इन्वर्स मेथड को भी। कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें फॉर एग्जांपल 7 का पहला पार्ट है, मैं इसी को दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आंसर पे क्या फ़र्क आता है या नहीं आता और उनमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सो पहला इसका 7 का पार्ट है 4x + 3y = -6 और x + 2y = 1। ये आपके पास क्या हैं, इक्वेशंस। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसकी हम क्या बनाएंगे, इसकी हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। अब इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो हमने पढ़ी थी कल, कि ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स एक बना लिया, उसके साथ जो है वो वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना लिया और राइट साइड पे -6 और जो 1 है, राइट साइड वाला जो फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू लिख ली। ये जो चीज़ है इसको हम नाम दे देते हैं ए का, ये वेरिएबल वाला, और ये बी का। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं ax = b। यहाँ से x = a इन्वर्स b। इस स्टेप तक क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों सेम होंगे, इससे आगे चेंजिंग आएगी। x = ये जब a दूसरी साइड पे जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, और ये हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने x = जो a इन्वर्स b होगा वो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी। वालेकुम सलाम आयशा, बुशरा। ओके, नाउ फोकस ऑन द लेक्चर। सो x = a इन्वर्स b। पहले हम क्या करेंगे, a इन्वर्स लेंगे, फिर हम a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो हमारा x की वैल्यूज़ होंगी। कैसे आएंगी वैल्यूज़, अब a इन्वर्स मुझे लेना है। a इन्वर्स के लिए आपको पहले तो चाहिए a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट कल वाला लेक्चर AD 4 2 8 -BC, तो ये आ गया 5। ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 हो जाता तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। अब डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन सिंगुलर है, मीन सोल्यूशन अब आगे जो है वो पॉसिबल है। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है। अब जब ए इन्वर्स आप निकालेंगे तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/5 2 -3 -1 एंड 4। ये मेरे पास है ए इन्वर्स की वैल्यू, यानी कि जो 5 है वो हर वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने अभी डिवाइड नहीं किया है। पहले आपस में, अब देखो क्या करना है, फिर ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं इसी के सामने अब सॉल्व करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर 5 के साथ आप डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप पहले इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएंगी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास सिंगल नंबर्स होंगे। सो ए इन्वर्स बी जब हम करेंगे तो ये देखो 1/5 2 -3 -1 एंड 4, और b की जो वैल्यू है वो है -6 एंड 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो 1/5 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मीन्स -12 एंड -3। अब इसमें एक्सरसाइज है 3.3 बाबर। अब इसमें दूसरी कोई रो नहीं है, सॉरी दूसरा कोई कॉलम नहीं है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, खत्म हो गई बात। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 - 4। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो वैल्यू क्लियर होंगी। अब इसका आंसर बन रहा है हमारे पास -15 और इसका आंसर बन रहा है 2। तो ये जो A इनवर्स B था ना, ये किसके इक्वल था, ये और पीछे बायर कितना है 1/5। A इनवर्स B किसके इक्वल है, X के इक्वल है जी। हर क्वेश्चन में अली नूर आपका क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन में यही स्टेप करेंगे। ओके समझ नहीं आया, ठीक है जी। लालिसा आपने कहा कि 6 - 4 कैसे है, ये देखो 1 है, 1 का मल्टीपल करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 1s are 6 माइनस माइनस प्लस, और दूसरा सॉरी 6 + 4 आ जाएगा, और 4 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 + 4 जो कि यहाँ पे बनेगा 10। ठीक है जी, ओके। अब ये जो 1/5 है ये इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर देंगे। अब ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू पहले अगर आप डिवाइड करते तो अब A इनवर्स B किसकी इक्वल है, X की इक्वल था, इसको हमने X की इक्वल रख दिया। X इज इक्वल टू -15/5 और 10/5। सो यहाँ पे X हमारे पास आ रहा है -3 and 2। ओके, सो ये जो हमारे पास -3 और 2 हैं ये X है, और देखो X किसके इक्वल था, X हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था। तो मीन्स इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इस X से मुराद होगा छोटे x की वैल्यू -3 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगी। ये हमारा कौन सी चीज़ सॉल्व हो गई है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्रैमर जो मेथड है उससे सॉल्व करते हैं कि उससे क्या फ़र्क होगा। तो यही क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट है, और क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम के अंदर कई दफ़ा तो ये आता है कि आप इसको सॉल्व करें, और कई दफ़ा में ये आएगा स्पेसिफिक आता है कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड लगाएं, फिर जो मेथड दिया होगा उसी से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अली नूर आपका क्वेश्चन है कि वैल्यू चेंज हो सकती हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स वाले से भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लिए सर, बाबर वेरी गुड। लाइबा मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें, फिर अगर आपने उसको मैट्रिक्स इनवर्स से सॉल्व किया तो वो क्रॉस हो जाएगा, वो चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसने स्पेसिफिक मेंशन कर दिए। अगर इसी तरह मैट्रिक्स इनवर्स से कहे और आप क्रैमर से सॉल्व करें फिर भी गलत हो जाएगा। अगर ओपन चॉइस दे कि सॉल्व दी मैट्रिक्स, इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, तो फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट मज़ीद ये है कि दोनों जो मेथड हैं, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से मैं इसी क्वेश्चन को ही उस क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। 4x + 3y = -6 और x + 2y = 1। वही इक्वेशंस लिख दी हैं। पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे 4 3 1 और 2, वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखेंगे और राइट साइड लिखेंगे। ए का नाम देंगे, एक्स का नाम देंगे, बी का नाम देंगे। ए एक्स = बी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में भी हमने यहाँ तक तो सेम चीज़ सॉल्व की थी। अब यहाँ से आगे क्रैमर रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट 8 - 3 5। प्रीवियस जो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है उसमें भी डिटर्मिनेंट तो 5 ही आएगा, सेम आंसर होगा। अब इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक हम निकालेंगे ax का डिटर्मिनेंट,
और एक हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट का मतलब ये होगा कि जो इस ए की वैल्यूज़ हैं उसमें एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर देना है। और सर सॉरी, बोथ डिटर्मिनेंट मीन, ओके, बोथ डिटर्मिनेंट का देखें, डिटर्मिनेंट मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लिया, ये जो वैल्यू लिखी हुई है। अब एक नई टर्म हमने लिखी है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स के डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है, ये जो ए है इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना है, उनकी जगह पे बी की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। अब b की वैल्यूज़ कौन सी थी, -6 और -1, वो मैंने लिख दी है, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ले ली। अब इसका जो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वहाँ का क्वेश्चन है। ए डी माइनस बी और सी, तो ये हमारे पास ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -15। अब इसी तरह जिस तरह हमने ए एक्स निकाला है इसी तरह ही हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, यहां पे ही इसी के सामने। अब जब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया था तो हमने जो एक्स वाली मल्टीप्लाई किया, जी मल्टीप्लाई किया, ए डी मल्टीप्लाई किया, ए और डी वाली वैल्यूज को माइनस लेके बी और सी को मल्टीप्लाई किया। अब ए वाई का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो y की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने ख़त्म कर देना है। सर 3 के साथ माइनस क्यों आया, माइनस इज़ पार्ट ऑफ फार्मूला ए डी माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे और फिर दूसरा जो डायगोनल होगा उन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वाई में y की वैल्यू ख़त्म करेंगे, x वाली तो ऐसे ही रहेंगी, 4 और 1 रह गया, ओके। और इस y की जगह पे अब ये b मैट्रिक्स आएगा, -6 और 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। सो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आएगा 4। अब ए डी, जिसको अगर कोई डिटर्मिनेंट क्लियर नहीं है तो ए डी को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फार्मूले का माइनस है बी और सी, तो -6 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये मिल के 4 + 6 यानी कि 10 बन जाएगा। अब क्या करना है, हमने ए एक्स निकाले हैं और ए वाई निकाले हैं। अब यहां से एक वैल्यू हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, उसका फार्मूला होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड था उसमें बड़ा जो x था आप मल्टीप्लाई करते थे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती थी। यहाँ पे x इज इक्वल टू -15/5 डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही। अब इसी तरह जो स्मॉल y की वैल्यू होगी वो होगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, यानी कि 10/5, सो y इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या कर दिया, x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल दी और दोनों मेथड में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आई हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है y की वैल्यू, y मैट्रिक्स कैसे आया। अच्छा, y मैट्रिक्स ऐसे आया है कि ये देखो ए वाई है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसी को ही सामने देखें, 4 और 1 वही वैल्यू लिखी हुई है, जो y की वैल्यूज थी इसमें ये वाली वैल्यू y की है ना, तो y की वैल्यू की जगह पे b वाली जो वैल्यू हैं उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये ए वाई मैट्रिक्स निकल आया है। वहाँ आई होप आपको अब क्लियर होगा। जब ए एक्स निकालेंगे, यही इसको याद करने का तरीका, ए एक्स है मतलब x वाली वैल्यू नहीं होंगी, ए वाई है मतलब y की जो वैल्यूज होंगी वो नहीं होंगी। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। सो ये था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, चेंज कुछ भी नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई पॉइंट में वैल्यूज़ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते। आपने उसी तरीके से पहले इक्वेशंस बनानी है, सिंप्लीफाई करना है, उनको स्ट्रेट करना है और फिर हल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट की बात करें तो
जो इसका 4 पार्ट है उसमें है 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y, 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। तो क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने इक्वेशंस को स्ट्रेट करना है। देखो ये अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास होनी चाहिए माइनस एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 9। माइन एक्स को पहले लिखें, y को उसके साथ लिखें, दूसरी साइड पे जब लेके आए y की वैल्यू माइनस हो गई, और ये जो 9 है इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो वो माइनस 9 हो जाएगा। और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी x को पहले लिखें, y को उसके बाद लिखें, और दूसरी जो साइड है उस पे कांस्टेंट डिजिट्स लिखें। तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है उसकी तरतीब बनाई है। अब तरतीब बन गई है, अब आप अपना जो मेथड है मैट्रिक्स जो इन्वर्स मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही मैट्रिक्स फॉर्म होगी और उनको फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, x इज मनाइल का क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट फार्मूला है क्या? ये रीअरेंज हुआ है। ओके नहीं, देखो x की जो स्मॉल x की वैल्यू है ना, ए डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट नहीं है, ये है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, उसका जो आंसर है डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट का आंसर। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर था -15, ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। देखें ए डिटर्मिनेंट और ए एक्स डिटर्मिनेंट में सिर्फ नाम का फ़र्क है। नाम से मुराद ये कि मैं आपको कहता हूँ d का डिटर्मिनेंट निकालें, अब मैं आपको कहता हूँ d1 का डिटर्मिनेंट निकालें। अब d1 एक नई टर्म है, फार्मूला डिटर्मिनेंट का वही रहेगा ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला था जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई होप मिनाहिल आपको आपके फार्मूला क्लियर है। अच्छा नाउ ठीक है जी, नाउ मूव टू द क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी हम क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यूज, नेक्स्ट x और y वेरिएबल की वैल्यूज -9 और 18, a x और b, सॉरी सो ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले क्या लेना है? a का डिटर्मिनेंट, जिनको अभी भी डिटर्मिनेंट क्लियर नहीं है, ए डी माइनस का 14 आ जाएगा जब 14 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दरमियान में जो माइनस है दिस इज पार्ट ऑफ फार्मूला, 7 2s are 14 माइनस का 14 अगेन, तो -14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अगर 0 आंसर आ जाए तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती होती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम इसी से आगे लिख देंगे नो सॉल्यूशन पॉसिबल। इसका सॉल्यूशन ही जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आ गया है? सिंगुलर आ गया है, 0 आ गया है। तो इसका आगे आप लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन 0 मीन पीस, बिल्कुल ऐसे ही है जी, 0 इज इक्वल टू पीस है जी। ये कौन सा पार्ट है? ये क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आप उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है, उसमें भी पहले आप इक्वेशंस को स्ट्रेट करेंगे और फिर आप उस पर मैट्रिक्स इन्वर्स जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया है, मैट्रिक्स इन्वर्स से भी पहले पार्ट को सॉल्व किया है। इसमें 7 क्वेश्चन में ए और बी दोनों जो पार्ट हैं, पहले पार्ट में वो कह रहा है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड लगाएं, बी जो पार्ट है उसके क्वेश्चन को कह रहा है क्रैमर रूल से। तो आपने इसमें से दोनों पार्ट में से दो जो पार्ट हैं वो क्रैमर रूल से और इन्वर्स मेथड से सॉल्व करने हैं। अब मज़ीद हम इसका कोई डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब बी पार्ट है, बी में एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो थर्ड पार्ट है जिसमें फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में कुछ फ्रैक्शंस हैं, तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जी स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लें जी, चलें जी।
ठीक है जी। तो अब आते हैं बी, इसका जो पार्ट है उसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो इस तरीके से लिखी हुई हैं, 8/10y इज इक्वल टू 20, और दूसरा पार्ट है, अब ये दो इक्वेशंस हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा जनाब कोएफिशिएंट वाले मैट्रिसेस लिखें और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका कौन सा है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को स्मॉल कर लें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें। ओके जी, ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब ये जो पहले वाली इक्वेशन है ना, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, हर स्टेप को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी, 6x/10 मल्टीप्लाई 10, 8/10y मल्टीप्लाई 10, और दूसरी साइड पे 20 मल्टीप्लाई 10। ये हमारे पास बनेगा 6x + 8y इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है पहली इक्वेशन एज कंपेयर टू जिसमें आपके पास 6/10 लिखा हुआ है या फ्रैक्शन लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन को मज़ीद भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? यहाँ से सपोज आपने 2 कॉमन ले लिया, 3x + 4y इज इक्वल टू 200, या 3x + 4y इज इक्वल टू 100। ये 100 कैसे आया है, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, 200 के साथ 2 डिवाइड होगा तो 100 हो जाएगा। अब जितना आप पहले इक्वेशंस को शॉर्ट करने पे काम करेंगे उतना आपका क्वेश्चन आगे जाके आसान हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये ज़्यादा अच्छी शेप के अंदर मौजूद है। अब यही काम हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसके साथ भी कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के सामने कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास बनेगा 8x/10 मल्टीप्लाई 10, 6/10y मल्टीप्लाई 10, और दूसरी साइड पे 10 मल्टीप्लाई 10, 8x - 6y इज इक्वल टू 100। अब देखो मजीद अभी भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन है, 4x - 3y इज इक्वल टू 100 है, या हम लिख सकते हैं 4x - 3y इज इक्वल टू 50। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं अगर आप इनके ऊपर क्रैमर मेथड या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड लगाएंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो अब इन इक्वेशंस के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, क्रैमर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, 3x + 4y इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन है इस तरह की, और दूसरा जो डायरेक्ट आपको बताया है, डायरेक्ट में क्या है कि आप चेंज ना करें और डायरेक्टली उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करना शुरू कर दें। तो इसकी हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा 3, 4, 4 एंड -3। वेरिएबल में होगा x और y, और दूसरी साइड पे है 100 और 50। वही a, x और b, ax इज इक्वल टू b। a का डिटर्मिनेंट निकालें, -9 एंड -16 -25, 3 3s are -9। ग्रामर रूल के अलावा मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ना,
इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ऊपर उसने क्या दिया, वो बी पार्ट के क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो हम इसलिए क्रैमर से सॉल्व कर रहे हैं। इसी को ही आपने घर में मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस के तौर पे। फाइनल एग्जाम में जो नाम आएगा उसी से ही आप सॉल्व करेंगे। सो ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया है हमने, जो कि हमारे पास आ रहा है -25। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मतलब एक्स की वैल्यू आप क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 54 एंड -3। तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 300 एंड माइनस का 200 विच इज़ -500 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, जिसमें हमने इनको आपस में क्या कर दिया, ए एक्स को सॉल्व कर दिया। अब इधर सी चले, मैं एक्स की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू कौन सी है, -500। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी है, माइनस का 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 20 के इक्वल आ रही है। माइनस और माइनस कैंसल, 25 का टेबल 20 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू निकल आई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, उसके लिए ए वाई निकालेंगे। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसमें क्या चीज़ आएगी, y की प्लेसेस जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और उनकी जगह पे हमारे पास b जो मैट्रिक्स होगा वो आ जाएगा। सो ए y का डिटर्मिनेंट निकल आएगा हमारे पास 150 माइनस 400। सो ए y का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ रहा है माइनस का 250। अब y की जब आपने वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल होगा -250 डिवाइडिंग बाय माइनस का 25। तो माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। y की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, 10 के इक्वल आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हमने किससे सॉल्व किया है, क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। आपने इसी क्वेश्चन को घर में, बुशरा ने आंसर किया y इज इक्वल टू 10, वेरी गुड। और किसी ने सॉल्व नहीं किया, आयशा ने भी सॉल्व किया है। स्क्रीनशॉट लेना है जी, अब्दुल्ला जी स्क्रीनशॉट, मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, चलें जी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले वाला प्रोसीजर है, हाँ जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 10। तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो पहले वाला क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें आप इक्वेशंस को स्ट्रेट फॉर्म में लिखते हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो आसान होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू उसकी बड़ी हो जाएंगी या फ्रैक्शन फॉर्म में उसकी मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन मुश्किल काम होता है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से रेलिवेंट सॉल्व किए हैं। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जी, ए एक्स में देखो एक्स की जो ए मैट्रिक्स है ना, उसमें जो x की वैल्यूज़ हैं ये 3 और 4 x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा 3 और 4 x की वैल्यूज़ है ना, इनको हमने रिमूव कर दिया, इनकी जगह पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी हैं, और जो y की वैल्यू 4 और -3 थी वो इसी तरह ही लिख ली, तो ये ए एक्स हो जाता है। ओके, ए वाई का डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ये वाली जो y की वैल्यूज़ होंगी ये रिमूव हो जाएंगी, इनकी जगह पे ये वैल्यू लिखेंगी, x की वैल्यू एज इट इज़ आएंगी। अगर आपको मजीद भी क्लियर नहीं है, आपके असाइनमेंट के तौर पे दो क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के। तो मजीद जो आपकी 3.4 एक्सरसाइज है उसी के अंदर भी यही दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं, क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड। तो आपके पास मुहर्रम की वजह से 1-2 दिन की छुट्टी भी है, आप प्रैक्टिस के तौर पे काम करें अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 3.4 में यही दोनों मेथड दोबारा से सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।